हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। और हम लोग बिल्कुल आपके लिए रेडी हैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। ऑलराइट, एंड आई होप आप लोग भी रेडी होंगे, बिकॉज डेफिनेट सी बात है आप लोग का स्टार्टिंग एक माइंडसेट होना चाहिए दैट यू वांट टू स्टडी, राइट। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप लोगों को पहले इंपॉर्टेंट है दैट यू कीप योर गोल्स वेरी मच फोकस। ठीक है, आपको सबसे पहले तो उस पर फोकस करना चाहिए व्हाट यू वांट। रियली आपको पता है कि जब कभी भी हम लोग गोल्स को क्रैक करते हैं, टारगेट्स को क्रैक करते हैं, राइट, तो कुछ बच्चे तो बहुत इजीली कर जाते हैं और कुछ बच्चे जिन्होंने मैं इतने मार्क्स लेकर आऊँगा वो ये सोचते हैं, लेकिन ईजिली वो क्रैक नहीं कर पाते और कभी कभी तो गोल्स तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। ठीक है, वो होप लूज कर देते हैं, मेहनत करना बंद कर देते हैं, राइट। तो ये रीज़न है कि अगर आप अपना गोल सेट करते हो, ठीक है, अगर आप अपना गोल सेट करते हो एंड आप ये डिसाइड करते हो कि वो गोल कब तक पूरा होना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं दैट यू विल अचीव दैट गोल। रियली जैसे अगर आप मान लीजिए आपको लेट्स से आप वैसे तो 6th क्लास का लेक्चर है, राइट, तो डेफिनेट सी बात है कि मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया है दैट इस बार मेरे जो फाइनल एग्जामिनेशन होंगे या फिर 6th क्लास का जो फाइनल एग्जाम होगा उसके अंदर लेट्स से आपका टारगेट है दैट यू वांट टू अचीव 95%। ऑलराइट, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जब कभी भी आप ऐसा गोल डिसाइड करते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट दैट गोल। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना होगा दैट आई वांट टू अचीव 95% इन क्लास 6th फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, जब आप ऐसा लिखते हैं, ऑलराइट, तो इससे आपको पता चलता है कि आपको कब तक वो गोल कंप्लीट करना है। ऑब्वियसली बात है 6th क्लास फिनिश होने के बाद जब आप 7th क्लास का स्टार्टिंग करेंगे तब तो वो गोल काम नहीं आएगा, गोल तो पहले ही फिनिश हो जाएगा, राइट। तो दैट्स वाई आप उसके साथ एक टाइम फ्रेम को भी जोड़िए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको वो गोल एक पेपर पर लिख के, बड़ा बड़ा सा लिख के पेपर पे, और उसको अपना स्टडी टेबल पे स्टिक कर देना है। ठीक है, तो इट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल और डेफिनेट सी बात है इससे आपके बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे टू अचीव दैट गोल। ऑलराइट, तो इसी के चीज़ में कि भाई आप एक तो गोल्स अपना डिसाइड करें एंड देन उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँचे भी। तो वो जो आप स्टेप बाय स्टेप लेंगे वो चीज़ आप हम लोग के साथ डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग आपके लिए प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं ताकि आप जो भी गोल डिसाइड करके चल रहे हैं, राइट, पढ़ रहे हैं, जो भी गोल डिसाइड करके वो सभी गोल आपके जो है क्लियर हो जाएं और आप उनको जो है अचीव कर सको। इस उसमें हेल्प में, इस चीज़ में, यू कैन से इस प्रोसेस में हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर हैं, राइट। एंड वी डू प्रोवाइड द लेक्चर्स फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस एज वेल एज योर ओलंपियाड लेवल एजुकेशन। सो अगर आप कोई भी ओलंपियाड लेवल एजुकेशन को एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, लाइक NSO, राइट, और जो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, SOF का जो एग्जामिनेशन होता है, राइट, तो ये जितने भी एग्जामिनेशन आप क्लियर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली वॉच दीज लेक्चर्स, डू वॉच दैम, alright, study with us, and then you will find a confidence in you that you can achieve that exam. Alright, so that would be very much easy for you if you do that with us. So that's what we do here. We do definitely help you out in all the examinations you have ever dreamed of cracking. Alright, so that's what we do and help you in. If you want a study material or DPP, you can definitely access them through our Telegram channel. All you have to do is to go on the Telegram app, write the code TTB06 over there and then join it. You will be getting all the DPPs and study material over there. Alright, you can access that too. Now see, this is the team which will be helping you a lot. This is the team which will be helping you a lot, and we are doing very much hard work so that we can help you in achieving all your goals you have set for yourself. Alright, and the next thing in that process जो हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, right, तो in that process हम लोग क्या कर रहे हैं, we are giving you a very much solution for all of your problem। ठीक है, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का एक सोल्यूशन हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, and that's why we have created some packages for you. To access those packages or to know more, you have to go on the www.talkingtextbooks.in. Over there you will be getting such type of packages. ऑलराइट, ये दोनों तरीके के पैकेजेस आपको दिखाई देंगे। वी हैव प्रोवाइडेड 2 टाइप ऑफ पैकेजेस। पहला पैकेजेस है फुल पैकेज, जिसमें जो बच्चा कभी भी जैसे कि वो डायरेक्शनलेस फील करता हो, ठीक है, उसको लगता हो कि उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है, उसके पास एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं है, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है तो दे शुड गो फॉर दी
फुल पैकेज, ताकि उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल सके, उनको प्रॉपर जो उनको कंटेंट चाहिए क्रैक करने के लिए कोई भी एग्ज़ाम, डेफिनेटली ओलंपियाड लेवल या फिर स्कूल एग्जामिनेशन, तो वो चीज़ हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, दे विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, वो सप्लीमेंट करने के लिए दैट वॉट एवर यू आर रीडिंग इन द मटीरियल देयर हैज़ टू बी समवन दैट शुड बी टीचिंग यू ऑल दैट, right? That would be getting you. Then homework submission feature, you will be doing homework and submitting to us, and then we'll be seeing that, and that would be very must a thing to do, because homework is a very important key to get success, really. And the third, the next thing, you will be getting bi-weekly quizzes. That means you will be tested twice a week, all right? Then you have to study well, क्योंकि अगर आपका नहीं स्टडी करते हैं तो पता चल जाएगा आपकी क्विजेज में दैट यू आर नॉट स्टडिंग एट ऑल, ठीक है? क्योंकि मार्क्स ही नहीं आएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा, राइट? मीन्स कैसे हम लोग आपको बोल सकते हैं कि दैट यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क, राइट? फॉर दैट यू हैव टू अटेम्प्ट द क्विजेज, एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टडी, राइट? तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली पढ़ना होगा। Alright, the next thing you will be getting periodic test papers. So the periodic test papers क्योंकि वो आपको एक final taste देंगे जो कि real exam में you will be getting experiencing, right? That means कि भाई फाइनल एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इजी आते हैं, मॉडरेट आते हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं किस सब्जेक्ट के, ऑलराइट, एंड ऑल द अदर थिंग्स यू विल बी ड्रीमिंग ऑफ कि उस वक्त एग्जाम में क्या क्या होता है, राइट? तो वो सब चीज़ें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर से क्लियर आउट हो जाएंगी। दैट्स वाई जो भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा मिसगाइडेड फील करते हो या फिर डायरेक्शनलेस फील करते हो या फिर जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की हो, दे कैन गो फॉर दी फर्स्ट पैकेज, द फुल कोर्स पैकेज। और ऐसे बच्चे जो कि ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं पहले से बट दे वांट टू टेस्ट देमसेल्व्स दैट दे आर एलिजिबल फॉर दी टेस्ट और नॉट, तो वो क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके अंदर भी आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, आपको बाई वीकली क्विजेस मिलेंगी एंड आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? You can definitely test yourself, and definitely we have provided all such things in a very low cost, right? And if you want 30% discount, you can definitely get them by this code. If you use this code CY Live, then you will be getting 30% discount on any of the package you buy from our website. Alright, so that would be very much good, and you can get this knowledge and all of the things, get all your goals achieved in very much low cost. Alright, you have to click on buy package and then you will be forwarded on all the options. And even if you have any query regarding anything like what are the packages or what are the features of the packages, you should choose them or not, you can definitely call us on this number 919549041111. You can definitely call us on this number and all your queries will be resolved over there. Alright, so that was it, and that's what we have prepared for all the students so that they get benefited and they must crack the examination they want to crack. Alright, and that's why we did so. Now it's time for you to just take out your copies, books, pen, prepare yourself for this whole hour that you are going to study physics, right? That's why promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be definitely revising them on the daily basis. And I do recommend that whenever you take the bi-weekly quizzes, definitely first revise and then take the quizzes. It would be very much helpful, alright? And it should be frequent, very much frequent. Alright, now we are going to study today types of force. Little bit तो हम लोगों ने उसी दिन डिस्कस कर लिया था ना, फर्स्ट लेक्चर में ही जो है हमने लिटिल बिट डिस्कस कर लिया था दैट there are two types of forces. The number one is contact forces, number two is non-contact forces. वैसे तो आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए दैट कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जब कभी भी हमें फोर्स अप्लाई करना होता है एंड वी डू अप्लाई इट बाय यूजिंग सम टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट? You like if you want to push a chair, then you have to touch a chair, alright? So that means there has to be a contact if you want to do that. Alright, when you pull a thing, let's say you pull a rope, and you have to touch that rope, you have to hold that rope to pull it. That's why जब कभी भी हम contact forces की बातें करते हैं तो there has to be a contact, alright? And उसका example जो कि contact forces हैं वो है muscular force. जितने भी muscular force है, either using legs, either using hands, either using anything, alright? तो जितने भी muscular forces आप apply करते हैं उनके लिए यू हैव टू टच अनदर बॉडी जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है? जब कभी भी आप बाईसाइकिल राइड कर रहे हैं, ऑलराइट, तो यू आर यूजिंग योर मसल्स,
your leg muscles to push the pedals, right? And without touching the pedals you can't push that. All right, without sitting on bicycle you cannot even ride the bicycle. That's why there has to be a touch, and that's why they are called the contact forces. Now the second one contact force is frictional force, and that's help us in walking, because you do know you can walk on a surface only. All right, you cannot walk in air, nobody can, not at this time. जब हमारे पास सुपर नेचुरल पावर्स आ जाएंगी तब तो फिर भी पॉसिबल है, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल कि आप बिना किसी सरफेस को टच किए उसके ऊपर वॉक कर रहे हैं. ऑलराइट, दिस इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. एंड दैट्स वाई देयर हैज़ टू बी अ कॉन्टेक्ट एंड वाइल वॉकिंग, एंड दैट हेल्प्स अस कैन गेट द फ्रिक्शनल फोर्स, राइट. तो इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है जब कभी भी हम वॉक करते हैं ये वहाँ होता है प्रेजेंट. All right, we'll be talking about that in the next classes, not this class. All right, later on this class. And क्योंकि यहाँ पे contact है, that's why this comes in the category of the contact forces. Now let's talk about. All right, now let's talk about the non-contact force. Non-contact force का मैं example देना चाहूँगी, वो कि भाई जब कभी भी आप कोई भी बॉल या फिर कोई भी सामान आप हवा में फेंकते हैं, ठीक है, तो वो वापस आ जाता है. तो जब आप उसे हवा में फेंक चुके होते हैं, जब वो हवा में होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, उसका किसी के साथ कांटेक्ट होता है? नहीं होता है, वो बिल्कुल हवा में होता है, राइट, बिल्कुल फ्री ही होता है. लेकिन फिर भी वो बार बार नीचे आ जाता है. ठीक है, लेट्स से यू थ्रो अ बॉल, आप बॉल को ऊपर फेंको, वो बार बार नीचे आएगी विदाउट एनी कॉन्टेक्ट. जब तुमने उसे ऊपर फेंका तो आपके हाथ का और बॉल का जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो गया. ठीक है, आफ्टर थ्रोइंग वो ख़त्म हो गया. अब बॉल खुद से ऊपर जा रही है, ऑलराइट, एंड वो बाद में नीचे आ जाती है. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि वो नीचे आ रही है? देयर इज़ अ फोर्स नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये बिकॉज ऑफ कि भाई ये बिना कॉन्टेक्ट के अप्लाई हो जाता है, दैट्स वाई दिस इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम मैग्नेट से खेलते हैं तो व्हाट हैपन्स, आप क्या करते हैं, मैग्नेट को रखते हैं, थोड़ी दूर पे आयरन के कुछ पीसेस होते हैं, ऑलराइट, और हम जैसे जैसे पास लेकर जाते हैं आयरन के पीसेस तुरंत से जो है उससे टच हो जाते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट. तो ये क्या होता है, थोड़ी दूर से ही जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब देयर हैज़ सम गैप बिटवीन दैट, and that's why there is no contact between the magnet and the iron pieces. फिर भी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो दिस शोज कि यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट, देयर इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट थिंग, एंड दैट्स वाई मैग्नेटिक फोर्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, तो ये बात जो है हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुकी थी. अब हम वन बाय वन इन चारों फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, चलो अभी हम फटाफट से देखते हैं. सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन जो कि हम लास्ट टाइम भी देख चुके थे. ठीक है, देखेंगे. अ फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स. कोई भी फोर्स अगर ऐसा हो रहा है कि भाई उस फोर्स को अप्लाई करने के लिए यू हैव टू टच द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स यू हैव टू मेक अ कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, तो दैट मीन्स वो किस कैटेगरी में आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आएगा, राइट. तो जब कभी भी ऐसे फोर्सेस होते हैं जिन्हें लगाने के लिए यू हैव टू टच और यू हैव टू मेक अ कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, एग्जाम्पल इसका जो है हम देख सकते हैं. व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल? वॉकिंग. ठीक है, यू हैव टू टच द फ्लोर, यू हैव टू वॉक ऑन द फ्लोर, दैट मीन्स देयर इज अ नीड ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट्स वाई दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, पुलिंग अ कार्ट, तो आप देख सकते हैं ये जो बच्चा जो है वो कार्ट को पुल कर रहा है, एंड विदाउट टचिंग इट यू कैन नॉट पुल दैट. ठीक है, कोई मैजिक नहीं हो रहा है कि भाई बिल्कुल छड़ी घुमाओ और ये इधर आ जाएगा, दैट इज नॉट हैपनिंग, राइट. यहाँ पर यू हैव टू कॉन्टैक्ट, that's why you can pull that the cart, and that's how you are going to make a contact force, right. Riding a bicycle is also an example of contact force, because definite सी बात है कि without sitting on the bicycle you cannot ride that, right. You have to make a contact, with the pedal so that you can push and you can move forward, all right, on the bicycle. So that is needed, contact is needed, and that's why this comes in the category of contact forces. All right, now let's talk about the number one, muscular forces. वैसे तो हम इसके बारे में बात कर चुके थे, है ना, इसके बारे में जो है हम बात कर चुके थे, बट फिर भी हम वापस से एक बार देख लेते हैं. व्हाट इज दैट? दिस इज द फोर्स
दिस इज द फोर्स वी कैन एक्सर्ट विद आवर बॉडी बाय यूजिंग आवर मसल्स। ठीक है, ये जो भी हम जितने भी फोर्सेस हैं, किक, पुश, पुल, ऑलराइट, हिट एनीबडी, तो जितने भी एक्शंस हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं यूजिंग आवर मसल्स, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मस्कुलर फोर्सेस। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि पुलिंग, पुशिंग, किकिंग, ये सब के सब मस्कुलर फोर्सेस ही होते हैं, ऑलराइट, बिकॉज वी यूज मसल्स टू अप्लाई दैट फोर्स, है ना। जैसे कि ये जो बच्चा है वो कितनी मेहनत से रोप को पुल कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे तरफ देयर हैज़ टू बी सम बिग ऑब्जेक्ट, है ना। जब मतलब इतना फोर्स उस बच्चे को लगाना पड़ रहा है, इतना पुल करना पड़ रहा है, तो देयर हैज़ टू बी समथिंग बिग ओवर देयर, बट ठीक है, वो अभी हमको नहीं दिख रहा है ना। सो द थिंग वी कैन सी इज़ कि भाई इसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, एंड वो मेहनत वो किससे कर रहा है, वो किससे फोर्स लगा रहा है, यूजिंग हिज मसल्स। ठीक है, वो अपने हाथों की मसल्स, और मुझे तो ऐसा लगता है पूरे बॉडी की मसल से वो जो है फोर्स को अप्लाई कर रहा है, पुल करने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट्स वाई ये किसका एग्जाम्पल है, मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सेकेंड फिगर, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो कार्टून है, दिस इज लिफ्टिंग अप द बनीज, दैट मीन्स लिफ्टिंग अप विद हिज हैंड्स, एंड दैट्स वाई इट इज यूजिंग हिज हैंड्स की जो मसल्स हैं उनको, ऑलराइट। तो दैट्स वाई ये क्या कर रहा है, ये अपनी हैंड्स की मसल्स को यूज़ कर रहा है, एंड दैट्स वाई वी कैन से कि ये एक मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऑलराइट। सो यू कैन से लिफ्टिंग अप इज ऑल्सो एन मस्कुलर फोर्स, ऑलराइट। इसी तरह फिर बाईसाइकिल, वापस से हम बाईसाइकिल के एग्जाम्पल पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो बाईसाइकिल मैं वापस से बोल रही हूँ कि आपको बिना टच करे यू कैन नॉट राइड द बाईसाइकिल, यू कैन नॉट पुश द पैडल्स ऑफ द बाईसाइकिल, यू हैव टू टच दैट, दैट्स व्हाई इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मस्कुलर फोर्स, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, द सेकेंड वन, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रिक्शन। तो जो ये फ्रिक्शन होता है, ठीक है, ये जो फ्रिक्शन होता है, ये फ्रिक्शन हमको वॉक करने में हेल्प करता है, राइट। ये तो आपको बिल्कुल पता ही है कि ये क्या करता है, हमें वॉक करने में हेल्प करता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दैट फ्रिक्शन। देखेंगे, फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट when one body slides or rolls or tends to do so on the surface of another body। बहुत बड़ा बोला है, राइट। देखो यहाँ पर जो बोला जा रहा है, जब कभी भी नॉट ओनली वॉकिंग, सिर्फ वॉकिंग में ही नहीं होता ये फ्रिक्शन फोर्स, जब कभी भी टू सरफेसेस जस्ट लाइक दिस इज द सरफेस ऑफ माई हैंड, राइट, दिस इज द सरफेस ऑफ माई अनदर हैंड, एंड व्हेन आई टच देम और व्हेन आई ट्राई टू मूव देम अगेंस्ट ईच अदर, तो देयर इज सम रबिंग, ऑलराइट। सो इस तरीके से जब कभी भी दो सरफेसेस आपस में क्या होती हैं, रब होती हैं, या फिर एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस स्लाइड करने की कोशिश कर रही होती है, तब ये फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पर एक्ट करता है, ठीक है। और ये फ्रिक्शन फोर्स जानबूझ के तभी वहाँ पे अचानक से प्रकट हो जाता है जब कभी भी टू सरफेसेस एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करने की कोशिश कर रही होती हैं। ऐसा हो सकता है कि वन सरफेस तो बिल्कुल कांस्टेंट है, ऑलराइट, एंड दूसरी सरफेस उसके ऊपर से जाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही सरफेसेस एक दूसरे के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रही हैं, राइट। तो देयर इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बात चल रही है किसकी, सरफेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट की। तो जब हम वॉकिंग की भी बात कर रहे होते हैं ना, तो भी हमारे शू का जो सोल है और जो हमारी सरफेस है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं ग्राउंड पे, राइट, तो उन दोनों के बीच में भी क्या होता है, इस तरीके से कुछ स्लाइडिंग होती है, राइट। तो दैट्स वाई फ्रिक्शन वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, अपने आप से आ जाता है। सो वेन एवर टू सरफेसेस मेक कॉन्टैक्ट एंड दे मूव अगेंस्ट ईच अदर, ऑलराइट, देयर इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ऑलराइट, एंड दिस इज वाई यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये एक ऑपोजिंग फोर्स है, ठीक है, ये एक ऑपोजिंग फोर्स है। मतलब कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, वो स्लाइड होके जाने की कोशिश कर रही है, पर वो जा नहीं सकती बिकॉज वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकने की कोशिश करता है। फ्रिक्शन फोर्स का यही काम है, उसको बस रोकना है, ठीक है, उसको बस मोशन को रोकना है, उसको मोशन को अपोज करना है। वो हमेशा बहुत गुस्से में रहता है, ऑलराइट, दैट्स वाई वो हमेशा क्या करता है, अपोज करता है मोशन को। कोई भी मोशन हो रहा हो, ठीक है, वो उसको अपोज करेगा। लेट्स से कि भाई मैं ये जो हैंड है, ठीक है, ये सरफेस है और ये मेरा दूसरे हैंड का सरफेस है, और अगर मैं इस दूसरे हैंड को ऐसे स्लाइड कराऊंगी ना, ठीक है, तो मैं जो ये स्लाइड करवा रही हूँ, ये तो मैं अपने जो मस्कुलर फोर्स है उसकी वजह से उसको जो है आगे बढ़ा देती हूँ, बट इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल,
ठीक है, पॉसिबल नहीं है जब कभी भी इन दोनों के बीच में ज़्यादा कांटेक्ट होता है। लेट्स से ज़्यादा कांटेक्ट का मतलब मैं आपको बोल सकती हूँ कि भाई जैसे आप मान लीजिए कि ड्यूरिंग जब कभी हमारे दिवाली की सफाई होती है, दिवाली की जो सफाई घर में होती है, तो उसमें क्या होता है, बहुत हैवी बॉक्सेस इधर से उधर करने होते हैं, राइट। तो लेट्स से कि आपको बोला गया है कि आप सोफे को थोड़ा सा पीछे कर दो, ठीक है। अब व्हाट यू कैन डू, आप सोफे को उठा तो नहीं सकते, राइट। क्या करोगे, आप उसको धक्का मार के पीछे करने की कोशिश करोगे, ऑलराइट। अब आप खुद सोचो, वो सोफ़ा इतना आसानी से तो पीछे नहीं होगा, बिकॉज वो बहुत हैवी है, ऑलराइट। एंड क्योंकि अब वो आसानी से तो रोक कौन रहा है उसको, वहाँ पर आप अगर उसको आसानी से धक्का नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ पे रोकने वाला फैक्टर कौन है, वो है ये फ्रिक्शन फोर्स। वो चुपचाप बैठा होता है, रोक रहा होता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता है, और राइट, हम बोलते हैं कितना हैवी है, मूव भी नहीं हो रहा है, राइट, दैट्स व्हाट वी से। लेकिन एक्चुअली में फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे होता है, ऑलराइट। तो जब कभी भी आप एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करवाने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक है, तो अगर कम कोई मास वाली ऑब्जेक्ट होगी, लेट्स से कोई हल्का सा बॉक्स है, या फिर मान लीजिए खाली कार्टन ही है, उसको तो मूव करवाना बहुत ईजी है। तुम एक बार उसको हल्का सा भी धक्का दोगे तो भी वो मूव करने लगेगा, राइट। तो इसका मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन कम हुआ, ठीक है। और कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जो बहुत हैवी है और आप बहुत मेहनत से जो है उसको स्लाइड करवा कर लेके जा रहे हो, तो दैट मीन्स वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ये ऐसा बोल सकते हो दैट कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो येस डिपेंड करता है ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास अगर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी वहाँ ज़्यादा होगा और तुमको और मेहनत करनी पड़ेगी बॉडी को मतलब जो है स्लाइड करवाने के लिए या फिर उसको पुश करने के लिए, ठीक है। एंड डेफिनेट सी बात है, तुम अगर पुश कर रहे हो तो द बॉडी जो है जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स वहाँ प्रेजेंट है वो अपोज करने की कोशिश करेगा, राइट। एंड वो बिल्कुल भी चाहता नहीं है कि तुम मूव करो, कोई भी मोशन हो वो ऑलवेज जो है इसको अपोज करता है, राइट। देखेंगे इट एक्ट्स बिटवीन टू रफ सरफेसेस। ये बात तो हम जानते हैं कि कोई भी जो है 100% स्मूथ सरफेस नहीं है, ऑलराइट। तो 100% स्मूथ सरफेस नहीं है तो हम बोलेंगे कि सारी की सारी रफ सरफेसेस हैं, राइट। कोई कुछ ज़्यादा ही रफ सरफेस होती है, कोई लिटिल बिट ऑफ रफ सरफेसेस होती है, जस्ट लाइक कि जो मिरर है हमारा वो बहुत ही यू कैन से बहुत ही हाईली पॉलिश्ड वो होता है ना, हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है, ऑलराइट। सो यू कैन से दैट कि हाईली पॉलिश सरफेसेस के केस में क्या होगा कि आपको जो रफनेस है वो बहुत ही कम मिलेगी, बट देयर विल बी अ रफनेस, ठीक है। ऐसा नहीं है वो पूरा बिल्कुल 100% स्मूथ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है ये एक्चुअली में होता है ड्यू टू दी रफनेस ऑफ दी सरफेसेस, ठीक है। क्योंकि सरफेसेस रफ होती हैं, दैट्स वाई देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स एंड दैट्स वाई देयर इज द अपोजिंग ऑफ द मोशन, ठीक है। तो इट एक्ट्स बिटवीन द टू रफ सरफेसेस, दैट्स व्हाट आई वांट टू कन्वे। नाउ सी the force of friction always acts on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. डेफिनेट सी बात है, जो हमेशा मोशन को अपोज कर रहा है उसका डायरेक्शन तो हमेशा अपोजिट साइड में ही होगा, राइट। तो दैट मीन्स हमेशा क्या होता है, जब कभी भी कोई भी दो सरफेसेस आपस में इन कांटेक्ट होती हैं और वो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करने की कोशिश करती हैं, तो देयर इज द फ्रिक्शन फोर्स विच इज ट्राइंग टू अपोज दैट मोशन, ऑलराइट। वो स्टॉप करना चाहता है वो उस मोशन को ऑलवेज, ऑलराइट। एंड देयर इज द फ्रिक्शन फोर्स और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो दैट मीन्स अगर आप इधर मूव कर रहे हैं फ्रिक्शन विल एक्ट इन द अपोजिट साइड, राइट। दैट्स इट द यू कैन से द नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं कि दिस इज अ कार्टून बॉय, ठीक है। तो ये जो कार्टून बॉय है ये बॉक्स को धक्का मार रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है। ये पुश कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में, यू कैन से इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो वो उस डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। अब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ एक्ट होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में। सो इट विल वर्क अगेंस्ट द मोशन एंड इट हैज़ द डायरेक्शन अगेंस्ट द फोर्स, ठीक है, जो एक्चुअल फोर्स ये बच्चा अप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसी केस में अगर हम स्कीइंग को देखें तो व्हाट वी डू हियर, वी ऑलवेज स्लाइड ऑन द आइस, राइट। तो दैट मीन्स देयर हैज़ टू बी सम फ्रिक्शन, ऑलराइट। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है अगर ये आगे मूव कर रहा है, ऑलराइट, अगर ये आगे मूव कर रहा है या फिर सरफेसेस पीछे की तरफ जो है अगर जा रही हैं तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट आगे की तरफ जो है मोशन करेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि जब कभी भी आप फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो बॉडी का मोशन नहीं देखना है, ठीक है। बॉडी का मोशन नहीं देखना है, आपको देखना है
कि जो दो सरफेसेस इन कांटेक्ट में है वो कहाँ मूव कर रही हैं। अब आप खुद से सोचो, जब कभी भी ये जो बॉय है ये मूव करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा पीछे की तरफ, अपने पाँव को पीछे की तरफ लेकर जाएगा, राइट। जब वो पीछे की तरफ लेकर जाएगा तो डेफिनेटली मोशन पीछे की तरफ हो रहा है, ये बॉय आगे जा रहा है बट इट इज स्लाइडिंग हिज लेग्स लाइक दिस, ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई फ्रिक्शन फोर्स भी आगे की तरफ एक्ट करेगा, बिकॉज स्लाइडिंग पीछे हो रही है, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन आगे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो यू हैव टू ऑलवेज सी द फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस, नॉट द बॉडीज डायरेक्शन, ठीक है। जैसे ये जो बच्चा है ये वॉक कर रहा है एंड वी व्हेनेवर वी वॉक, जब भी हम वॉक करते हैं वी ट्राई टू वी ट्राई टू ऑलवेज पुश दी अर्थ इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। आप कभी चलना, ठीक है, वैसे तो आप रोज ही चलते हैं, ठीक है, बट आप कभी चलते वक्त खुद को ऑब्जर्व करना दैट हाउ आर यू वॉकिंग, ठीक है। तो आपको पता चलेगा दैट व्हेनेवर यू आर वॉकिंग यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू पुश द अर्थ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑलराइट। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो भी क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स वहाँ होता है जो कि अपोज करता है आपका मोशन, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि फ्रिक्शन फोर्स को हम किस तरीके से जो है इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब किस तरीके से हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं, हाउ इट कैन बी इंक्रीज। क्योंकि देखो कभी कभी तो जैसे आप जब रोड पे वॉक कर रहे हो, ठीक है, जो रोड होती है बाहर, जो रोड होगी तुम्हारे घर पे, ठीक है, तो वहाँ पर जब आप वॉक करेंगे तो इट वुड बी वेरी मच ईजियर, ठीक है, आप इजीली वॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे सरफेस पे वॉक करेंगे, लेट्स से मार्बल का फ्लोर है और गलती से वहाँ पे जो है यू कैन से कोई सोप सोल्यूशन गिर गया है, साबुन का पानी जो है वो फैल गया है, अगर आप उस वक्त उसके ऊपर वॉक करेंगे तो दैट वुड बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक, ऑलराइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आप ढंग से वॉक नहीं कर पा रहे, राइट, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फ्रिक्शन का जो बैलेंस होना चाहिए वो वहाँ नहीं है, ऑलराइट। दैट्स व्हाई रफनेस इज नीडेड इफ़ यू वांट टू वॉक कंफर्टेबली, ठीक है, रफनेस वहाँ थोड़ा बहुत नीडेड होता ही होता है, ठीक है। तो और ये भी तो एक बहुत ही अच्छा रीज़न है दैट जब कभी भी आप केले के छिलके के ऊपर मतलब जो होता है कहीं कहीं गिर जाता है, ठीक है, जब आप सफाई नहीं रखते हैं तो ऐसा जो है पॉसिबल हो जाता है। तो जब कभी भी आप केले के छिलके के ऊपर पाँव रख कर जाने की कोशिश करते हैं, सो यू ऑलवेज स्लिप। What is the reason behind that? Because it always decreases the friction. तो जब कभी भी फ्रिक्शन कम हो जाए, ठीक है, फ्रिक्शन कम हो जाए then you definitely very much prone to slipping, ठीक है। तो that means there is must a needed value for the friction, कुछ ना कोई फ्रिक्शन होना चाहिए so that you can walk comfortably on any surface, ठीक है। तो let me talk about कि हम फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, what can be the ways to increase that. Number one, what I want to tell you is that increasing the mass of the body. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक खाली कार्टन को पुश करके उसको मूव करवाना इज़ वेरी मच ईजी, लेकिन अगर कोई भरा हुआ कार्टन हुआ, लाइक हैवी वेट कार्टन अगर होता है तो उसको पुश करना इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि जो भारी हैवी कार्टन है वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है, और जो बहुत ही लाइट कार्टन है और यू कैन से जो एम्प्टी कार्टन है वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप देखेंगे दैट इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन या फिर इफ़ यू वांट टू नो दैट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट यू आर नॉट एबल टू पुश द कार्टन, ऑलराइट, सो दैट इज़ द थिंग कि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है। एंड व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड दिस? दैट द मास इज़ वेरी मच ग्रेटर, ठीक है, उस कार्टन का मास जो है बहुत ज़्यादा है। नाउ लेट्स से हाउ यू कैन डू दैट. Alright, this is a box. Alright, this is a box, and if I want to increase the friction between these surfaces, there is friction. We know there is friction, and that is if the bodies are stopped, if the bodies are at rest, there is true friction. ठीक है, तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन होगा, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि इन दोनों सरफेसेस, मतलब ये जो ब्लैक बॉक्स का सरफेस है और ये जो सरफेस है जिसके ऊपर ये ब्लैक बॉक्स रखा हुआ है, अगर इन दोनों सरफेसेस के बीच में आप फ्रिक्शन बढ़ाना चाहते हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इंक्रीज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ओवरऑल जो अब मास हो गया है वो इंक्रीज हो गया है, बिकॉज एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर आ गई है। नाउ ब्लैक बॉक्स का मास और ग्रीन बॉक्स का मास जो है वो एडअप हो जाएगा, और जब कभी भी एडअप हो जाएगा तो दैट मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन जो है अब इंक्रीज हो गया है, बिकॉज मास भी इंक्रीज हो गया है। तो वी कैन से दैट कि अगर मास इंक्रीज हो जाता है तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाता है,
ठीक है। सेकेंड थिंग, आप किस तरीके से जो है फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस। देखो सोप सोल्यूशन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप सोप सोल्यूशन जो है मार्बल फ्लोर पे गिरा देंगे तो आप उस पर वॉक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, रफनेस वहाँ बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। तो इन दैट केस इफ यू वांट टू वॉक ऑन अ सरफेस वेरी मच कंफर्टेबली, यू शुड इंक्रीज द रफनेस ऑफ दैट सरफेस, ठीक है। तो अगर आप रफनेस को इंक्रीज करेंगे तो फिर आप बोल सकते हैं दैट द फ्रिक्शन इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई यू कैन वॉक ऑन दैट सरफेस वेरी मच इजीली, कंफर्टेबली, राइट। सो दीज आर द टू वेज जिससे जो है आप फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड अब आपको क्या करना चाहिए, आपको फटाफट से इन दोनों को नोट कर लेना चाहिए, ऑलराइट। राइट, अब हम लोग जो है नेक्स्ट आगे जो है देखते हैं कि अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। ऐसे फोर्सेस जिनको लगाने के लिए, वैसे तो तुम नहीं लगा सकते बिकॉज तुम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अप्लाई करते हो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि तुम दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, ऑलराइट। एंड जब कभी भी, वैसे तो हम लोग नहीं कर सकते, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज वी हैव टू बी वेरी मच, मतलब आपके पास जो मास है वो इतना ज़्यादा होना चाहिए जितना हमारी अर्थ के पास है। अगर ऐसा हो जाता है ओनली देन यू आर एबल टू अप्लाई दिस फोर्स, ऑलराइट, दैट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देयर इज़ नॉट एनी चांस कि तुम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को अप्लाई कर सको बिकॉज देयर इज़ नो मैजिक इन द रियल वर्ल्ड, दैट्स वाई। नाउ लेट्स से कि व्हाट आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो भाई ऐसे फोर्सेस, अ फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स जिसको अप्लाई करने के लिए कोई कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बिना कांटेक्ट के भी वो फोर्स अप्लाई होता है। और वी कैन से भाई ये जो फोर्सेस हैं ये थोड़े मैजिकल फोर्सेस हैं, क्योंकि दिखाई तो देते नहीं, राइट, फिर भी जो है अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो मैजिकली फोर्स हुए और हम लोग तो अप्लाई नहीं कर सकते। सो येस वी कैन से दैट, बट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये मैजिकली फोर्स है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों होता है कि एक फोर्स कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ तो फोर्सेस होते ही हैं। जैसे ये है ग्रेविटेशन फोर्स, व्हेन एवर वी ऑलवेज थ्रो एनी ऑब्जेक्ट इन एयर, ठीक है, जैसे ये पेन है उसको हम उछालते हैं तो मैं नहीं उछालूंगी, लेकिन जब हम इसको उछालेंगे तो डेफिनेट सी बात है ये नीचे ही गिरेगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल नोन है, सबको पता है नीचे ही गिरेगा, ऑलराइट। एंड द रीज़न इज दिस फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज, हम लोग हवा में क्यों नहीं उड़ते हैं, ठीक है, ये भी तो बात है, हम लोग हमेशा फ्लोट क्यों नहीं होते रहते हैं जैसे स्पेस में होते हैं, हम लोग नहीं होते अर्थ पे। द रीज़न इज बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अस, हमारे पास हमेशा जो है हमारे ऊपर एक फोर्स एक्ट होते रहता है, एंड दैट्स वाई वी ऑलवेज स्टिक टू द ग्राउंड, ठीक है। हम लोग इवन बहुत ही मुश्किल से जब हम उछलते हैं ना, हम सिर्फ तभी थोड़ा बहुत ओवरकम कर पाते हैं, और वो भी बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, उसके अलावा जो है हम नहीं ओवरकम कर सकते अनलेस कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स जो है हम पे अप्लाई नहीं हो, राइट। एंड दैट इज़ द रीज़न कि भाई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है ना। और ये देखो मैग्नेट है, ठीक है, देखो ये टच नहीं कर रहा है अभी, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, ये जो रेड कलर की टेप्स है ना, इन यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक मैग्नेट को यहाँ पे स्टिक कर दिया है, टेबल से स्टिक कर दिया है यूजिंग द रेड टेप, ठीक है, तो रेड टेप से इसको स्टिक कर दिया है, एंड उसके ऊपर थ्रेड से एक अनदर मैग्नेट को ले लिया है, एंड वी आर मूविंग दैट ऑन दैट, ठीक है, मतलब इनके ऊपर जो है उसको छोड़ दिया, सिर्फ उसको ऐसे जो है छोड़ दिया। बट अब क्या हो रहा है, ये मैग्नेट इधर उधर कैसे मूव कर रही है, वो इसलिए बिकॉज बाकी ये जो तीनों मैग्नेट्स हैं ना, ये तीनों मैग्नेट्स उसको रिपेल कर रही हैं, ठीक है, मतलब उसको दूर भगा रही है, पुश कर रही है विदाउट यूजिंग एनी कॉन्टैक्ट, ठीक है, पुश कर रही हैं, लेकिन फिर भी
विदाउट यूजिंग एनी कॉन्टैक्ट कर रही हैं, दैट्स वाई यहाँ पर इसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग किस किस को नॉन कॉन्टैक्ट बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट बोलेंगे और मैग्नेटिक फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फटाफट से इन दोनों फोर्सेस की कि भाई ये दोनों फोर्सेस होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसा वैसा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर वन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट अप्लाई करती है। लाइक आपको यकीन नहीं होगा कि आप भी ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करते हैं दूसरी ऑब्जेक्ट्स पे। लेट्स से आपके आसपास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चेयर, टेबल, अलमीरा, बेड, ठीक है, जो कुछ भी आपके आसपास रखा हो, बुक्स बहुत सारी, ठीक है, जो कुछ भी आसपास रखा हुआ है, उन सभी के ऊपर आप अपना जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। बट फिर भी आप सोचोगे कि फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि ये सब चीज़ें जो है अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि आपका मास इनफ नहीं है, इनफ होना चाहिए। आपको पता है ये धरती माता इतनी बड़ी क्यों है, बिकॉज उसके पास बहुत सारा मास है, राइट, एंड दैट्स वाई इतना ज़्यादा मास होने के बाद इनको जो है ये पावर मिली कि भाई ये अट्रैक्ट कर सके चीज़ों को। तो अगर आपका मास भी धरती के मतलब अर्थ के मास के बराबर हो जाए तब तो बिल्कुल आप भी अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, एंड यू आर ऑल्सो एबल टू अप्लाई, यू ऑल्सो एबल टू अट्रैक्ट द थिंग्स यूजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बट क्योंकि अब आपका मास इतना ज़्यादा नहीं है तो हमारे आसपास जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो नेग्लिजिबल है, कोई इफेक्ट नहीं देता है तो वो वहाँ पर बहुत 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 कम है, इतना कम कि पता भी नहीं चलता कि वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। ठीक है, और ये बात किसने बताई थी हम सबको न्यूटन ने ये बात बताई थी दैट एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इज अप्लाइंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। दैट मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में प्रेजेंट, हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरी प्रेजेंट ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगाता है। ठीक है, बट कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनका फोर्स बहुत ही पावरफुल होता है, जस्ट लाइक सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी मच पावरफुल एंड इज एबल टू होल्ड द प्लैनेट्स अराउंड इट। अब सोचो इतना बड़ा और इतना ज़्यादा फोर्स है कि जिसकी वजह से उसने होल्ड अप किया हुआ है अर्थ को, और अर्थ जो है उसके चारों तरफ क्या करती है, हमेशा जो है सर्कल करती रहती है, ठीक है, रिवॉल्व करती रहती है। सो डेफिनेटली वी कैन से दैट कि अगर आप चाहते हैं दैट ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता चले, ठीक है, अगर आप ये बात चाहते हैं तो मैं बता रही हूँ ना आपको, आप सुनो। ठीक है, द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऐसा फोर्स जिससे दो ऑब्जेक्ट्स अपने आप को अट्रैक्ट करती हैं और ईच अदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो दैट फोर्स इज नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और ये ग्रेविटेशन का फोर्स किसकी वजह से होता है, मासेस की वजह से होता है। ठीक है, अगर किसी एक बॉडी में कम मास है तो उसका जो फोर्स होगा वो नेग्लिजिबल होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वुड बी द नेग्लिजिबल। अगर किसी बॉडी का बहुत ज़्यादा मास है तो दैट मीन्स उसका जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एंड इज एबल टू अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट्स अराउंड इट। ठीक है, तो वी कैन से दैट। And now let's talk about the force of gravitation acts even if the two objects are not connected by any means. That's why they are the non-contact forces. So हम लोग बोल सकते हैं कि जो force of gravitation होता है वो जब कभी भी attract करेगा तो there is no need of any contact. ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि contact हो नहीं हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिना contact के भी ये force जो है work करता है। Alright. However, the masses of the objects are small. The force of gravitation between them is small and cannot be detected easily. बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा because right now you are applying this gravitational force, पर कुछ पता चल रहा है आपको, नहीं पता चल रहा है because mass is very 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 much less. ठीक है, that's why कुछ पता नहीं चलेगा। And now let's talk about the thing, the force of gravitation between any two particles in the universe is called gravitation or gravitational force. कोई भी two particles, small से small particle भी, like electron, आपने कभी इलेक्ट्रॉन देखा है क्या, नहीं देखा, बहुत ही कम और बहुत ही कम मास होता है उसका, लाइक बहुत ही ज़्यादा कम मास होता है। ठीक है, हम सोच भी नहीं सकते इतना कम मास होता है, फिर भी वो है अब फोर्स अप्लाई करेगा, डेफिनेट सी बात है वो, क्योंकि उसके पास थोड़ा मास तो है, भले ही कम मास है, बहुत कम मास है, बट मास तो है। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी जो है मासलेस ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करती है।
मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में नहीं है जिसका कोई भी मास नहीं हो, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ तो मास होगा ही होगा, भले ही बहुत कम हो, बट कुछ ना कुछ मास ज़रूर होगा। ऑलराइट, एंड दैट्स वाई उसके पास कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स ज़रूर होगा, बट वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करता है कितना नहीं वो पता चलेगा कि भाई कितना मास है कितना नहीं, राइट। और इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है वो तो आप बिल्कुल देख ही रहे हैं कि भाई जो अर्थ है हमारी सन के चारों तरफ जो है बार बार रिवॉल्व करती है, बिकॉज हम लोग हैप्पी न्यू ईयर तो हर साल मनाते हैं, राइट। तो दैट मीन्स उसका नया रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका होता है, तभी तो हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, नया रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर हम अगला न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, वापस से उसका रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। सो इट इज़ रिवॉल्विंग अगेन एंड अगेन, एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इज रिवॉल्विंग। इसका जो ये न्यू ईयर का जो रीज़न है वो क्या है कि भाई ये बार बार रिवॉल्व कर रही है। और ये क्यों बार बार रिवॉल्व कर रही है? बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इसने होल्ड अप किया हुआ है अर्थ को अपने चारों तरफ, जैसे अर्थ ने होल्ड अप किया हुआ है मून को अपने चारों तरफ। तो अब मून क्या करता है? चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक है, करते रहता है करते रहता है करते रहता है। सो द रीज़न इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ के पास ज़्यादा मास है मून के कंपैरिजन में, दैट्स वाई मून उसके चारों तरफ जो है रिवॉल्व करता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स। देखेंगे a magnet attracts iron filling nails and other objects made of iron, steel, nickel and cobalt by a force known as magnetic force, ठीक है। अब ये जितनी भी चीज़ें जो मैग्नेट है अट्रैक्ट करती है, जितनी भी चीज़ें अट्रैक्ट करती है, तो वो सब क्या है? वो सब जो है यू कैन से मैग्नेटिक मटीरियल है, तभी तो वो उनसे अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है? वहाँ पर एक फोर्स है, मतलब आप कह सकते हैं कि एक मैग्नेट के चारों तरफ ना एक यू कैन से इनविजिबल वहाँ पर फोर्स रहता है, और उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और उसी की वजह से क्या होता है कि एक रेंज में होने पर, ठीक है, मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा दूर कर दोगे ना आयरन के पीसेस को, बहुत ज़्यादा दूर कर दोगे ना मैग्नेट से, तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो मतलब अगर आप उसके रेंज में लेकर आ जाओगे, लाइक थोड़ा पास लेकर आ जाओगे, ठीक है, तो वो अपने आप से एक जैसे उसके रेंज में आएगी ना, वो फटाफट से अट्रैक्ट हो जाएगी, राइट। तो द रीज़न बिहाइंड इज कि भाई वो एक फोर्स अप्लाई करती है जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, देयर इज नो एनी नीड ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। दैट्स वाई वी कैन से दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आप खुद से सोचेंगे कि भाई ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ना, ये दो तरीके के हो सकता है, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिंग होता है, ठीक है, ये वो रिपल्सिव नहीं होता है, ठीक है। कभी भी एक बॉडी दूसरे बॉडी को धक्का नहीं मारेगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अब आप देख सकते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये दो टाइप का हो सकता है, दैट मीन्स इट कैन अट्रैक्ट एंड इट कैन रिपेल, मतलब इट कैन पुल एंड इट कैन पुश, ठीक है। पुल मतलब अट्रैक्शन, कि भाई पुल हो रहा है, खुद की तरफ पुल कर रहे हैं, दैट मीन्स खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। एंड रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेट्स होती है, अब आप देखिए इन मैग्नेट्स को पास पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट देयर इज सम काइंड ऑफ यू कैन से अपोजिशन, सम काइंड ऑफ रिपल्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये दोनों आपस में टकराने के बजाय जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, यू कैन सी दैट, ठीक है। जब कभी भी इनको जो है अपने आसपास मतलब एक दूसरे की तरफ जब पुश किया जाता है, तो आप देखेंगे, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप मैग्नेट से खेलो, आपको पता चलेगा, आप ऑब्जर्व करोगे, राइट। सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि देयर इज़ अ फोर्स जो कि अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, ठीक है। बट इन सम केसेस, कुछ केसेस में अट्रैक्टिव है, कुछ केसेस में रिपल्सिव है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाइक जो पोल्स हैं मैग्नेट के, आप जानते हैं ना, एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ, ऑलराइट। तो अगर आप कभी भी साउथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे नॉर्थ हो रहा है, वैसे ही साउथ भी बिहेव करेगा। दैट मीन्स देयर इज अ पुश। जब कभी भी आप क्या करोगे, साउथ को एक दूसरे की तरफ लेकर आने की कोशिश करोगे, तो वो नहीं, उनको नहीं फिर जो है अच्छा नहीं लगेगा, एंड दे विल ट्राई टू पुश ईच अदर, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करोगे, साउथ और नॉर्थ को एक तरफ लेकर आओगे, या फिर नॉर्थ और साउथ को एक तरफ लेकर आओगे, बात तो एक ही है, तब क्या होगा, देयर वुड बी एन अट्रैक्शन, ठीक है। तब जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगी फटाफट से एक दूसरे की तरफ, एंड तब उनको जो है अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बहुत थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, एंड आप डेफिनेटली देख सकते हैं किस तरीके से जो है बहुत ही तेज़ी से सारी की सारी नेल्स को है पिकअप कर लिया है यूजिंग सिंपल मैग्नेट,
ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है मैग्नेट का, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फोर्स का, तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिकॉज कुछ ना कुछ अब हम कह सकते हैं थोड़ी सी दूर से भी जो है ये फोर्स अप्लाई हो सकता है। Alright, so now let's talk about the other forces, that is the balanced force. And ये जो balanced force है, unbalanced force है, राइट फिर ग्रेविटी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग दूसरे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रेविटीज टू. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको इनसे स्टडी करना है, आपको अपने सारे गोल्स जो हैं अचीव करने हैं. ऑलराइट, एंड इन दैट केस आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी अपने गोल्स को अचीव कर सके. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.